अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। राइट, आज हम लोग लास्ट टाइम हमने लूप्स को एक्सक्लूसिवली डिस्कस किया, मुख्तलिफ लूप्स में फ़र्क देखा और हमने ये देखा कि किस सिचुएशन में कौन सा लूप हमें सूट करेगा। आज के दिन जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, हम लूप्स को फर्दर एक्सटेंड करेंगे, नेस्टेड लूप डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक एरेज की तरफ आ जाएंगे। राइट गाइज, हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम एक प्रॉब्लम मैंने आपके ज़िम्मे लगाया था, दैट राइट अ प्रोग्राम विच टेक्स अ नंबर फ्रॉम कीबोर्ड एंड डिस्प्लेज वेदर द नंबर इज प्राइम और कंपोजिट। हमने डिस्कस किया था कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं जिनके डिवाइजर्स जो हैं, जो अपने अलावा और एक के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो। मसलन 9 इज़ अ कंपोजिट नंबर, 9 का डिवाइज़र 1 भी है, 9 भी है, लेकिन इसके अलावा 9 का डिवाइज़र 9 भी 3 भी है। अगर हम 15 को लेते हैं तो 15 के डिवाइज़र 1 और 15 के अलावा 3 भी है और 5 भी है। सो इट इज़ हैविंग अदर डिवाइजर्स अदर देन द नंबर इटसेल्फ एंड 1। जबकि एक प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिसके डिवाइज़र या तो 1 हो या वो नंबर खुद हो, इसके अलावा कोई नहीं हो। मसलन 17 1 से भी डिवाइड होगा, अपने आप से भी डिवाइड होगा, लेकिन इसका और कोई डिवाइज़र नहीं मिलेगा। अब जब हम किसी नंबर का डिवाइज़र ढूंढने लगते हैं तो उसके डिवाइजर्स 1 और अपने अलावा उसके मिड पॉइंट तक होंगे। अगर 20 का कोई डिवाइज़र है तो वो 10 तक पॉसिबल है, 10 से आगे कोई नहीं होगा। अगर 22 के कोई डिवाइजर्स हैं तो वो 11 तक होंगे, उसके ऊपर कोई नहीं होंगे। अगर ऐसे ही कोई नंबर 23 है, उसका डिवाइज़र उसके हाफ तक होना चाहिए, उससे आगे कोई नहीं होगा। तो हमें 1 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है और ज़ाहिर उस नंबर को भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ऑब्वियस कि वो डिवाइड करेंगे। तो हमें चेक करना है नंबर 2 से लेकर उस नंबर के हाफ तक। नंबर 50 है तो उसके हाफ तक, 10 है तो 5 तक हम चेक कर लें। और अगर हमें वहाँ एक डिवाइज़र मिल जाता है, 5 डिवाइज़र मिल जाते हैं, वो नंबर कंपोजिट होगा। मसलन 25 है तो 25 के डिवाइसेस हमारे पास कौन कौन से हैं? 25 के डिवाइसेस हमारे पास 1 और 25 के अलावा 5 है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 24 की तो 1 और 24 के अलावा इसके डिवाइसेस में 2 भी आ जाता है, 3 भी आ जाता है, 4 भी आ जाता है, 6 भी आ जाता है, 8 भी आ जाता है, 12 भी आ जाता है। ये तमाम इसके डिवाइसेस हैं। अब भले हमें एक और डिवाइजर मिल जाए या 5 मिल जाए, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट हम क्या कर सकते हैं, उस नंबर को हम लोग कंपोजिट कह सकते हैं। अगर कोई डिवाइजर नहीं होगा तो प्राइम होगा। इसी अप्रोच को हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पे हमने क्या किया, लूप रन किया नंबर n के लिए फ्रॉम 2 टू n/2। यहाँ मैंने काउंट इक्वल 0 जानबूझ के दिया है कॉमा के साथ, ये बताने के लिए कि हम फॉर लूप में दो इनिशियलाइजेशंस अगर करनी हो, ये दोनों स्टेटमेंट लूप से पहले चली जाएंगी। अगर लूप से पहले आई दें तो i इक्वल्स 2 सेमीकोलन, काउंट इक्वल 0 सेमीकोलन आएगा। लेकिन हमने ये दोनों स्टेटमेंट लूप के इनिशियलाइजेशन पार्ट में इकट्ठी भी दे सकते हैं। ऐसे इंक्रीमेंट पार्ट में भी अगर हमें एक से ज़्यादा इंक्रीमेंट्स देने हो, हम कॉमा के साथ उन स्टेटमेंट्स को दे सकते हैं, द स्टेटमेंट विच आर नीडेड टू बी एग्जीक्यूटेड एट एंड। ये स्टाइल वैलिड है, इसलिए मैंने जानबूझ के अंदाज दिया ताकि आप लोग इससे भी वाकिफ हो जाएं। अब काउंट को हमने लूप चलने से पहले 0 दे दिया, आई को हमने लूप चलने से पहले 2 दे दिया। 2 लेस देन इक्वल टू n, अगर नंबर है हमारा 9 तो ये लूप कहाँ तक चलेगा, 9/2, दैट मीन्स 4 तक। राइट, अब फर्स्ट टाइम 9% 2 इक्वल 0 फॉल्स, 9% 3 इक्वल 0 ट्रू, काउंट प्लस प्लस काउंट की वैल्यू 1 हो गई। 9% 4 इक्वल 0 फॉल्स, काउंट प्लस प्लस नहीं हुआ। अब जैसे ही हमारे पास आई की वैल्यू 5 हुई, 5 लेस देन इक्वल टू 4, फॉल्स, लूप टर्मिनेटेड। जब हम बाहर आए हैं, काउंट की वैल्यू हमारे पास 9 के केस में क्या थी, 1। राइट, सो 1 इक्वल 0 फॉल्स, एल्स में आ गए, कंपोजिट नंबर डिस्प्ले करवा दिया। यही लूप अगर हम चलाएं 11 के लिए तो ये लूप कहाँ तक जाएगा, 11/2 5 तक जाएगा। और 11% 2 इक्वल 0 फॉल्स, 11% 3 इक्वल 0 फॉल्स, 11% 4 इक्वल 0 फॉल्स, 11% 5 इक्वल 0 फॉल्स। आई की वैल्यू 6 थी, टर्मिनेटेड फ्रॉम द लूप, काउंट 0 था, 0 ही रहा। दैट मीन्स कि हमें एक भी और डिवाइजर नहीं मिला 1 और उसके अपने सिवा, तो ये नंबर कम जो है प्राइम होना चाहिए। नीचे कंडीशन पे आते हैं, 1 इक्वल 0 इज ट्रू प्राइम। एक चीज इस लूप में ख्याल कीजिएगा कि मेरे फॉर लूप के अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट है, इफ। काउंट प्लस प्लस इफ का हिस्सा है। इसी तरीके से इफ के अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट है, काउंट प्लस प्लस। इसलिए ना मैंने फॉर के लिए कर्ली ब्रैकेट्स लगाई हैं, ना मैंने इफ के लिए कर्ली ब्रैकेट्स लगाई हैं, एंड दैट इज क्वाइट अ वैलिड स्ट्रक्चर। हाँ, अगर आप इन दोनों के लिए कर्ली ब्रैकेट्स लगा देते तो यकीनी तौर पे इस प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती, ये प्रोग्राम पढ़ने में बेहतर हो जाता। राइट, दैट कुड बी डन। Now moving towards next concept, which is
नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप से क्या मुराद है? लूप विद इन लूप, एक लूप के अंदर हम दूसरा लूप यूज करें। इससे मुराद ये है कि हमारे एक लूप के अंदर दूसरे लूप की हैसियत क्या है? स्टेटमेंट की है। अगर आगे आ जाएं, यहां पे हमारे पास आउटर लूप है जिसकी कंडीशन है while I less than equal to 3। अब इस लूप के अंदर कितने स्टेटमेंट्स हैं? j is assigned one फर्स्ट स्टेटमेंट, while j less than equal to 4 एक स्टेटमेंट पूरे लूप की हैसियत है। इस लूप की कर्ली ब्रैकेट प्रिंट एफ जे, यहाँ पे j को टाइप करते हुए यहाँ कॉमा आना था, मैंने यहाँ गलत ऑपरेटर लगा दिया। हम C++ का यूज करते हैं, इस मिस्टेक को इग्नोर कीजिएगा। प्रिंट एफ %d कॉमा j आएगा, उसके बाद j++, देन लूप एंड, देन i++, देन प्रिंट एफ बैकस्लैश n। i की वैल्यू 1 के लिए j1 एक बार चलेगा, ये पूरा लूप अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब एक बार कंट्रोल लूप के अंदर आ गया, लूप से बाहर उस वक्त तक नहीं जा सकता जब तक लूप की कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। इसलिए ये लूप जो है बार बार चलता रहेगा। जब लूप की कंडीशन फॉल्स, हम लूप से टर्मिनेट कर जाएंगे। नीचे हमने कहा i++ प्रिंट एफ बैकस्लैश n, हमने आखिर में कंट्रोल को रोका है। अब यहां जाके लूप, आउटर लूप, आई वाले लूप की एक एग्जीक्यूशन, एक इटरेशन मुकम्मल हुई है। जब हम दोबारा ऊपर जाते हैं, आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, 2 लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू। अब दोबारा j1 कर दिया ताकि इनर लूप एग्जीक्यूट कर सके। अब दोबारा ये इनर लूप j की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेगा और दोबारा एग्जीक्यूट करता चला जाएगा 4 तक, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। इसका मतलब है इनर लूप की एक एग्जीक्यूशन के लिए आउटर लूप की एक एग्जीक्यूशन के लिए इनर लूप अपनी एग्जीक्यूशन मुकम्मल करेगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं नीचे पैटर्न दिया हुआ है आउटपुट पे। आई की वैल्यू 1 के लिए इनर लूप ने क्या डिस्प्ले करवाया? 1 2 3 4। आई की वैल्यू 2 के लिए इनर लूप ने क्या डिस्प्ले करवाया? 1 2 3 4। आई की वैल्यू 3 के लिए इनर लूप ने क्या डिस्प्ले करवाया? 1 2 3 4। दैट मींस इनर लूप इज परफॉर्मिंग एन टास्क और आउटर लूप क्या कर रहा है? इसकी हैसियत एक सुपरवाइजर की है, एक मैनेजर की है, जो इनर लूप से यही काम बार बार परफॉर्म करवा रहा है। अगर मैं i की वैल्यू 5 दे देता हूं, ये लूप आउटर लूप 5 टाइम चलता है, तो हमारा यही आउटपुट 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 दफा आ जाएगा। यही मैं 10 दफा दे देता हूं तो क्या होगा? यही आउटपुट 1 2 3 4 1 2 3 4 कितनी बार आ जाएगा? हमारे पास 10 टाइम्स आ जाएगा। दैट मीन्स कि हम आउटर इनर लूप के जरिए काम करवा रहे हैं और आउटर लूप के जरिए ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये काम कितनी बार होगा। सो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन द नेस्टेड वन एंड आउटर लूप, द इनर एंड आउटर लूप। ओके, अब मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूं। राइट अ प्रोग्राम विच टेक्स वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x एंड y फ्रॉम कीबोर्ड एंड डिस्प्लेज ऑल द प्राइम नंबर्स इन द रेंज x to y। ये x से y तक तमाम प्राइम नंबर्स को डिस्प्ले करवाएगा, बाकी को स्किप कर देगा। अब हकीकत में अगर हम देखें तो हम पहले ये प्रोग्राम बना चुके हुए एक वेरिएबल के लिए कि वो प्राइम है या कंपोजिट है। ये प्रोग्राम मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। अब इस प्रोग्राम के अंदर अगर सिर्फ इस लूप को देख लो, फॉर i असाइन टू काउंट इक्वल 0 i लेस देन इक्वल टू n/2 i++, ये लूप जब एक बार चलता है तो ये बताता है कि n नंबर प्राइम है या कंपोजिट है। अब हमें इस प्रॉब्लम में ये क्या करना है? x से लेकर y तक, अगर x 10 है और y 20 है तो 10 के बारे में 10 कंपोजिट है, स्किप हो जाएगा। 11 प्राइम है, डिस्प्ले होगा। 12 कंपोजिट है, 13 प्राइम है, डिस्प्ले हो जाएगा। 14 15 16 कंपोजिट स्किप्ड, 17 प्राइम डिस्प्ले हो जाएगा। 18 स्किप्ड, 19 प्राइम डिस्प्ले हो जाएगा। 20 कंपोजिट है, फिर स्किप हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या करना है? एक आउटर लूप चाहिए जो क्या करेगा? n को पहले x की वैल्यू देगा, फिर x+1 की, फिर x+2 की, कब तक? y तक n वैल्यू इससे रिसीव करता जाएगा। और इनर लूप जो हमने पहले डिजाइन किया हुआ है, ये लूप क्या करेगा? ये करेगा, उस नंबर के बारे में डिसाइड करेगा वो प्राइम है या कंपोजिट है। अब मैं आगे इसका प्रोग्राम बनाने जा रहा हूं। देखिएगा, हमने x और y की वैल्यूज कीबोर्ड से स्कैन कर ली। आउटर लूप क्या कर रहा है? n को पहली वैल्यू दे रहा है x, लेट्स से 10। फिर ये लूप कब तक चलेगा? 10x से y तक टोटल कितनी इटरेशंस होंगी? y माइनस एक्स प्लस 1। 10 है और 20 है तो 20 माइनस 10 प्लस 1, 11 टाइम ये लूप चलना है। n की वैल्यू पहले 10 होगी, 10 के बारे में इनर लूप बता देगा प्राइम है या कंपोजिट है। ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर प्राइम है 10, जो नहीं है स्किप हो जाएगा। फिर n प्लस प्लस होगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11। इनर लूप क्या करेगा? ये बताएगा ये प्राइम है या कंपोजिट है। ये लॉजिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 12
आउटर लूप क्या करेगा, इनर लूप को n की वैल्यू 12 दे देगा, फिर इनर लूप ये डिसाइड करेगा ये प्राइम है या कंपोजिट है। दिस वे थ्रू द रिलेशनशिप ऑफ इनर एंड आउटर लूप वी आर गेटिंग आवर टास्क डन, जो कि बजाहिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता, लेकिन क्योंकि हमने पहले एक टास्क तो किया हुआ था प्राइम कंपोजिट, हमने उसी को ही आउटर लूप में डेस्ट कर दिया। आउटर लूप क्या कर रहा है, इनर लूप को नई वैल्यू n की प्रोवाइड करता जा रहा है, और इनर लूप जो है वो ये डिसाइड कर रहा है कि ये वैल्यू प्राइम है या नहीं है। हाँ, ये वैल्यू डिस्प्ले किसको करवा रहे हैं, जो इफ काउंट इक्वल 0 ये आउटर लूप की स्टेटमेंट है, ये नो लूप की स्टेटमेंट नहीं है, इस चीज का ख्याल कीजिएगा। इफ काउंट इक्वल 0 ये स्टेटमेंट इनर लूप से बाहर है, क्योंकि इनर लूप ने तो काउंट की वैल्यू सेट करके दे दी, अब उस वैल्यू के बेसिस पे आउटर लूप डिसाइड कर रहा है प्राइम डिस्प्ले करवाऊं या ना करवाऊं। सो गाइस दैट वाज नेस्टेड लूप। अब हम आ रहे हैं एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ, एरेज। बाज़ वक़्त हमें बहुत सी वैल्यूज एक डेटा टाइप की इकट्ठी स्टोर करवानी होती हैं। मसलन हम लोगों को एक क्लास के 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करवाना है। अब 50 स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करवाने के लिए 50 वेरिएबल डिफाइन करूं, उनके लिए 50 स्कैनफ स्टेटमेंट्स दूं, उनमें से अगर सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढनी है तो एक इफ स्टेटमेंट के अंदर 50 वैल्यूज का कंपैरिजन हो, इतनी बड़ी 50 स्टेटमेंट्स की कंपैरिजन, उसके बाद अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो लार्जेस्ट ढूंढने के लिए ऐसी 50 इफ एल्स के जरिए स्टेटमेंट जिनकी नेस्टिंग की जरूरत है, तो प्रोग्रामिंग तो बहुत मुश्किल हो गई। और अगर मुझे मेरिट लिस्ट बनानी है मेडिकल कॉलेज की टेस्ट की, जहां लाखों स्टूडेंट हैं, लाखों वेरिएबल्स को डिफाइन करना और उनमें से डिसीजन करना, दैट इज अ हेल ऑफ अ टास्क, वर्चुअली इम्पॉसिबल। इन दैट केस जहां डाटा एक जैसा हो और उस पे ऑपरेशंस भी एक जैसे परफॉर्म होने जा रहे हो, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, array is a very good choice। एक स्ट्रक्चर डेटा टाइप है, ठीक है। स्ट्रक्चर डेटा टाइप्स ऐसी हैं जहां पे एक वेरिएबल मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा सकता है। हमने अब तक इंट, फ्लोट वगैरह जिनमें देखा है एक वेरिएबल जो है इट इज ओनली स्टोरिंग वन वैल्यू, बट array is among structured data types which is in which one variable is capable of storing multiple values, right? So in this case what we are going to do, array को डिफाइन करते हैं पहले, सिंगल वेरिएबल स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डाटा टाइप। एक्सेस कैसे करते हैं, array की किसी वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए दो चीजें होना जरूरी है, array नेम एंड द लोकेशन नंबर ऑन विच वी आर विलिंग टू स्टोर। जब array मल्टीपल वैल्यूज हैं तो मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवा सकता है, तो मल्टीपल लोकेशन होंगी, साथ में लोकेशन नंबर देना जरूरी है। दोनों में से कोई एक चीज भी नहीं होगी तो array को एक्सेस इनवैलिड होगी, राइट। इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट एक्सेस टू अ स्पेसिफिक लोकेशन, ये इसका फीचर है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जो एरे को बहुत स्ट्रॉन्ग डाटा स्ट्रक्चर बना देता है। क्या एरे के अंदर हम लोकेशन नंबर इंडेक्स स्पेसिफाई करते हैं, 10 लाख के एरे है, 5 लाख कहूंगा तो डायरेक्ट 5 लाख लोकेशन पे जाएगा, उसको सीक्वेंस में जाने की जरूरत नहीं है। इट कैलकुलेट्स द एड्रेस एंड गोज डायरेक्टली टू दैट वेरी लोकेशन। अब एक एरे के एग्जांपल लेते हैं। हमने एक एरे डिफाइन की, अगर हम कहते हैं इंट ए अकेला, उससे मुराद होती array a is a variable which stores one value of integer type। अब हमने यहां int a के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स दिए, अंदर 5 दे दिया। what does that means, a is an array which is capable of storing 5 values। 5 values of what data type, int। ये 5 वैल्यू स्टोर करवाएगा int डाटा टाइप की, ठीक है। अब जैसे हमने ये दिया, अब हम मल्टीपल इंट लोकेशंस ले रहे हैं, 5 इंट लोकेशंस है। अब कंपाइलर कैसे डिफरेंशिएट करेगा कि कौन सी लोकेशन है कौन सी लोकेशन नहीं है, तो कंपाइलर क्या करता है, लोकेशंस को नंबर अलॉट कर देता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0। पहली लोकेशन 0 है, दूसरी 1, तीसरी 2, चौथी जो है वो 3 और पांचवी जो लास्ट वन है वो 4। इसका मतलब है अगर हमारी अरे का साइज 5 है तो उनके लोकेशन नंबर इंडेक्स क्या होंगे, 0 से स्टार्ट होंगे और 5-1 तक जाएंगे। अगर एरे हमारी 100 की है तो इंडिसेस जो है 0 से स्टार्ट होंगे और 99 तक जाएंगे। अब एक चीज जो एरे के लिए बहुत जरूरी है, मैंने डेफिनेशन में नहीं दी बट यहाँ जहन में रख लीजिएगा, एरे रैम में कॉन्टिजियस ब्लॉक के तौर पे स्टोर होती है। यानी अगर हमें 5 लोकेशन के एरे चाहिए तो इसका साइज कितना चाहिए होगा, एक इंटीजर 2 बाइट्स लेने जा रहा है और टोटल 5 लोकेशन है 5 to the 10। इसका मतलब है कंपाइलर को रैम में 10 बाइट्स इकट्ठे डिफाइन करेगा कॉन्टिजियस। ये नहीं कर सकता इनमें से 6 बाइट्स एक जगह डिफाइन हो, 4 बाइट्स अगले दूसरी जगह हो। दैट इज अ मस्ट के एरे जहां पे डिफाइन होगी इकट्ठी डिफाइन होगी, एरे कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू पार्ट्स। ओके, मूविंग अहेड,
हमने एरे 5 लोकेशन की डिफाइन कर ली। अब एरे में हम एक्सेस कैसे करते हैं, यहाँ मैंने एरे को एक्सेस करने के मुख्तलिफ वेज दिए हैं। यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट दीजिएगा a ऑफ 2। अगर मैं कहता a इज असाइन 30, इनवैलिड, फॉल्स, क्योंकि एरे को एक्सेस करने के लिए मैंने आपको बताया था दो चीजें होना जरूरी है। एरे विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, एरे का इंडेक्स लोकेशन नंबर जहां एक्सेस करना है। अब हमने कहा a ऑफ 2 इज असाइन 30, कंपाइलर डायरेक्ट इस एरे की सेकंड लोकेशन पे जाएगा, इस जगह 0 1 2 0 से स्टार्ट हो रहे इंडेक्स 30 स्टोर करवा दिया। नेक्स्ट लोकेशन a ऑफ i यहां दिया है। अब हमने यहाँ पे i दे दिया, जो कुछ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है कंपाइलर उसको क्या एज्यूम करेगा, लोकेशन, i की वैल्यू एज्यूम कर लेगा क्या है 3। तो ये स्टेटमेंट क्या बन गई, a ऑफ 3 इज असाइन 100। कंपाइलर कहाँ पे आएगा, लोकेशन नंबर 3 पे आएगा, यहाँ आके 100 स्टोर करवा देगा। अब आ जाए लास्ट लोकेशन पे, a ऑफ i माइनस 2 इज असाइन 12। कंपाइलर पहले i की वैल्यू लेगा 3 माइनस 2 क्या हो गया 1 इक्वल्स 12। तो a ऑफ 1 पे आके 12 वैल्यू स्टोर करवा देगा। हमने देखा कि हम इंडेक्स के अंदर यहाँ पे कांस्टेंट भी दे सकते हैं, वेरिएबल भी दे सकते हैं, और यहाँ पे कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, i माइनस 2 कोई कैलकुलेशन भी दे सकते हैं। लेकिन जब कंपाइलर उसको सॉल्व कर लेगा तो जो भी वैल्यू आएगी कंपाइलर विल ट्रीट इट एज द इंडेक्स, द लोकेशन नंबर जहां पे उसने उस एरे में उस वैल्यू को स्टोर करवाना है। तो क्योंकि हम यहाँ कांस्टेंट दे सकते हैं और वेरिएबल भी दे सकते हैं, इसलिए हमारे लिए एरे को यूज करना खासा फ्लेक्सिबल हो गया। अब 5 की एरे है, 5 के एरे में डाटा को इनपुट करने के लिए 5 स्कैनफ स्टेटमेंट्स हो, स्कैन ऑफ a ऑफ 0, स्कैन ऑफ a ऑफ 1, स्कैन ऑफ a ऑफ 2, स्कैन ऑफ a ऑफ 3, स्कैन ऑफ a ऑफ 4। इस तरीके से तो एरे के साथ काम करना बहुत मुश्किल हो गया। हम क्या करते हैं, हम इस चीज का फायदा उठाते हैं, क्योंकि एरे में हम जो इंडेक्स की जगह पे वेरिएबल दे सकते हैं, हम एक लूप चला ले और लूप के अंदर एक वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करवाते जाएं, उसको एरे का इंडेक्स के तौर पे ट्रीट कर लें, तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। हम यही करने जा रहे हैं। अगर अगली एग्जांपल देखें, वही पिछली 5 की जो एरे थी, मैं उसमें वैल्यूज कैसे एंटर करने जा रहा हूँ। 5 स्कैनफ स्टेटमेंट की बजाय मैंने कहा एंटर वैल्यू नंबर %d1, आई शुरू में 0 था, दैट मीन एंटर वैल्यू नंबर 0 लोकेशन के वैल्यू स्टोर करवाओ। मैं यहाँ i+1 दे देता, तो एंटर वैल्यू नंबर 1 दे देते हम लोग, जो भी हम मैसेज देना चाहें। स्कैनफ %d एम्परसैंड a ऑफ i। अब i की वैल्यू शुरू में क्या है 0, इसलिए जो वैल्यू हम स्कैन करेंगे वो a एरे की 0 लोकेशन पे जाएगी। मैं सबसे ऊपर वाले फॉर लूप की बात कर रहा हूं। जब i++ हो गया, यही स्कैनफ स्टेटमेंट जब रोजाना दोबारा रन होती है तो क्या होगा, एम्परसैंड a ऑफ 1 क्या होगा, नेक्स्ट वैल्यू 1 लोकेशन पे एंटर होगी। नेक्स्ट एम्परसैंड a ऑफ 2, नेक्स्ट वैल्यू कहां होगी, a एरे की 2 लोकेशन पे, a ऑफ 3, a ऑफ 4, ये लूप 4 तक चलेगा। अब देखें हमारा यही सिंगल लूप, सिंगल स्कैनफ स्टेटमेंट 5 लोकेशन से वैल्यू एंटर कर रही है। अगर हमारी एरे का साइज 10 होता तो एरे की लोकेशंस कौन सी होंगी, 0 से 10-1 9 तक। हमने लूप चलाया है 0 से 9 तक, लेस देन 10। दोबारा यही छोटा सा लूप क्या करेगा, 10 वैल्यूज में स्टोर करवाएगा, 10 लोकेशंस वैल्यू स्टोर करवाएगा। और अगर यहाँ पे होता से 100 एरे के साइज होता तो ये लूप कहाँ तक चलना चाहिए था, 0 से 99 तक। और यही 3 स्टेटमेंट का लूप हमसे 99 लोकेशन तक 100 वैल्यूज को स्टोर करवाता है एरे में। अगर एरे का साइज 1 लाख होता तो यही ही लूप सिर्फ अपर लिमिट चेंज होती, जिसको मैंने कह दिया लेस देन n से मुराद है वेरिएबल, सबसे आखिरी लूप में, कि जो भी n का एरे का साइज होगा उससे 1 लेस तक हम लोग चला देंगे लूप को और हम उसमें वैल्यूज को एंटर कर देंगे। सो एरे गिव्स अस अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अगर यही चीज हम एरे के बगैर करते तो हमें उतनी ही स्कैनफ स्टेटमेंट नहीं पड़ती। Got it guys? Now moving ahead, हमने आगे एक प्रॉब्लम यह है, राइट अ प्रोग्राम which defines an array with size 5, inputs values in the array from keyboard and displays sum of all values present on the screen। ठीक है, आगे आ जाते हैं। हमने क्या करना है, एक लूप लगाएंगे, उस लूप में हम क्या करते हैं कि पहले एरे को डिफाइन करेंगे, इंट a5 जो भी एरे का नाम दें, फिर लूप रन करेंगे जिसके जरिए 5 वैल्यूज कीबोर्ड से ले सके हम। फिर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे सम, पहले लोकेशन 0 की वैल्यू 0 सम में ऐड करेंगे, फिर नेक्स्ट लोकेशन की वैल्यू ले लेंगे, उसको सम करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू लेंगे उसको सम करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू को ले लेंगे उसको सम करेंगे। जब हम इसको मीट पे लेंगे तो मेरी कोशिश होगी कि मैं वर्ड की जरिए MS वर्ड में एक डायग्राम बना के स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करता जाऊं। फिलहाल मैं इसके प्रोग्राम की तरफ आ रहा हूं। राइट, अब यहाँ पे
हमने क्या किया है, वेरिएबल डिफाइन किया है ए ऑफ 5 एरे 5 लोकेशंस की, सम एक इंटीजर वेरिएबल है सिंपल डाटा टाइप, आई एक इंटीजर वेरिएबल है। लूप में हमने क्या किया, आई को इनिशियल वैल्यू दे दी 0, लेस देन 5 तक ये लूप चलेगा, दैट मीन आई की वैल्यू 0 से 4 तक चलेगी। ये लूप तो वही है, हमने किया 5 वैल्यूज को कीबोर्ड से स्कैन करवा लिया। अब हम आगे आते हैं जी, आगे आते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, आई की वैल्यू जो है यहाँ पे हमने दे दी है 0 लेस देन 5। सम को 0 क्यों दिया है, अगर हम सम को 0 नहीं देंगे तो शुरू में गार्बेज होगा। लेट्स से हमारी एरे की फर्स्ट वैल्यू है आई एज्यूम 100, दूसरी है 90, 80, 10, इस तरीके से वैल्यूज मौजूद है। जब हम पहली वैल्यू पे आते हैं तो क्या होगा, ए सम इज अ साइन, सम 0 प्लस ए ऑफ 0। ए ऑफ 0 पे मैंने अभी एज्यूम किया 100 है, मैंने कहा जब हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे क्लास में तो मैं आपको डायग्रामेटिकली ये चीज एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। सम प्लस ए ऑफ 0 जो 100 है, 100 प्लस 0 100 आ गया। नेक्स्ट आई की वैल्यू 1 हो गई, 1 लोकेशन पे आई एज्यूम 90 मौजूद था। देन सम में क्या आ चुका है 100, ए ऑफ 1 क्या है 90, 100 प्लस 90 190, 2 लोकेशंस का सम। आगे नेक्स्ट लोकेशन है 2 लोकेशंस पे 200 है, देन 190 प्लस 200 कितना हो गया 390। इस तरीके से लोकेशन नंबर 3 का सम साथ में शामिल करेंगे, 4 का सम, 4 की वैल्यू साथ में शामिल करेंगे। जब हम लूप से बाहर आएंगे हमारे पास 5 वैल्यूज का सम होगा। इस लूप की ब्यूटी ये है, यहां तो मैंने सिर्फ 5 वैल्यूज सम की वैल्यूज के रे ली है। अगर ये 100 होती, सिर्फ हमें अपर लिमिट लेस देन 5 की जगह लेस देन 100 करना था। इसी लूप ने हमें 100 वैल्यूज की एरे का सम कैलकुलेट करके देना था, राइट। हमारे पास 200 स्टूडेंट्स हैं और हम 200 स्टूडेंट्स के मार्क्स एवरेज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। क्या करेंगे, लेस देन करेंगे हम लोग, लेस देन 200 लूप को चलाएंगे, सम ले लेंगे, उस सम को 200 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास एवरेज आ जाएगा। यही काम अगर हमारे पास एरे ना होती, 200 वेरिएबल्स को डिफाइन करके, इट वाज अ हेल ऑफ टास्क विच टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। गॉट इट गाइस, हमने एरेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे हैं। इंशाल्लाह मैं आपको इससे रिलेटेड टास्क भी असाइन करूंगा विच यू विल बी वर्किंग विद एंड विल बी मास्टरिंग दैट कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह। सी इन द नेक्स्ट क्लास गाइस।